नावली थी, इनकी भक्ति जो है दास्य भाव थे। उसके अलावा इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 ग्रंथ, जिसमें रामचरितमानस और कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली को ही कवित्र रामायण कहा जाता है, राम लहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवर रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली और वैराग संदीपनी, इस तरह के जो प्रमुख ग्रंथ थे इनके बारे में भी मैंने चर्चा किया था। रामचरितमानस के बारे में बताया गया कि संवत 1631 में इनका समय है। अगर ईस्वी कहा जाए तो 1574 ईस्वी। और गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की जो रचना की थी, उनका उद्देश्य जो था स्वांता सुख है। लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाएं कि कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब काहित होई, तो इसमें मुख का प्रयोजन अगर पूछा जाए तो लोग मंगल लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा साहित्य को। देखिए, आप किताबें भी पढ़ते होंगे और किताब के अलावा अगर हमारे टॉपिक को आप समझ रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ महत्वपूर्ण होगा कि हर लाइन में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और कुछ पॉइंट जो मैं आज फिर नोट कराने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नोट्स बहुत कमांड करने का प्रयास करिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं कुछ चीज़ों को नोट कराने जा रहे हैं, उसको फिर नोट करेंगे आप, और आप सभी लोग की क्लास रेगुलर होते रहेंगे। टेस्ट में कुछ त्रुटियां हो गई थी, मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने टेस्ट रखूंगा और मेरा पूरा प्रयास होगा कल टेस्ट मॉर्निंग में ही बैच में करा दूंगा। आपका टेस्ट होगा और आप लोग की तैयारी हो गई होगी। मैं एक मूल्यांकन करना चाहूँगा टेस्ट का कि क्या स्थिति है। तो मेरा जो प्रयास होगा मॉर्निंग में कल के क्लास में टेस्ट रखने का, और आप लोग मूल्यांकन करिएगा, उसकी उत्तर माला हम लोग भेज देंगे। अगर उस टेस्ट में कुछ त्रुटियां होंगी तो इस पर भी विचार किया जाएगा। आप निराश नहीं होंगे कि प्रश्न गलत हो गए, आप मैसेज करिएगा, उस प्रश्न को हम भी विचार करके उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल रामचरितमानस के 7 कांडों पे चर्चा किया था कि रामचरितमानस जो रचना है उसमें 7 कांड हैं। नंबर 1 बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ठीक है। तो वहीं पे नोट करेंगे आप जो रामचरितमानस लिख रहे थे उसी के नीचे आगे लिखेंगे रामचरितमानस। देखिए, प्रश्न आया भी है रामचरितमानस, ये क्वेश्चन हम पूछा गया परीक्षा में, इसको नोट कर लें, नोट कर ले रहे हैं। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है? नंबर 1 प्रिय प्रवास, नंबर 2 साकेत, प्रिय प्रवास साकेत, नंबर 3 रामचरितमानस,
रामचरितमानस, रामचंद्रिका, ऐसे विकल्प थे। वो ये आया कहाँ था? ये प्रश्न आया था टीजीटी 2011, लेकिन ये परीक्षा इसकी हुई थी 2016 में। ये अवधी भाषा में लिखा गया। अब ये परीक्षा कहाँ हुई? ये परीक्षा हुई जो है 2016 में, उसमें पूछा गया था। अब देखिए क्या लगाएंगे आप। पूछा गया इनमें से कौन सा महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया। अब देखना है कि अवधी भाषा में कौन सा लिखा गया। देखिए प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली में है, साकेत जो है ये भी खड़ी बोली में है, क्योंकि प्रिय प्रवास अयोध्या से उपध्याय का खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया है। साकेत भी खड़ी बोली में मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और साकेत में 12 सर्ग हैं। रामचंद्रिका जो है वो पूरा ऋतकाल में आते हैं, ब्रज भाषा में है। ये 39 प्रकाशों में है। वैसे महाकाव्य के कोड में नहीं आता है, लेकिन 39 प्रकाशों में है। इसी को छंदों का अजायबघर कहा गया है, केशों की रचना है। तो रामचरितमानस जो है यही आपका अवधी भाषा में महाकाव्य है। तो प्रश्न सॉल्व हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब देखिएगा और भी नोट करेंगे। उसी नीचे लिखिएगा जहाँ नोट कर रहे थे, रामचरितमानस की रचना नोट करेंगे। रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस की रचना चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, मंगल संवत, मंगल संवत। रामचरितमानस की रचना चैत्र शुक्ल नवमी मंगल संवत 1631 विक्रमी में प्रारंभ हुई। 1631 विक्रमी में प्रारंभ हुई और उसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। और उसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। और उसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। और इसे 2 वर्ष 7 माह में समाप्त किया। इसका कुछ अंश, उसी नीचे, इसका कुछ अंश किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। इसका कुछ अंश किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। इसका कुछ अंश किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। पूर्ण विराम। रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद, रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद, तुलसी काशी में रहने लगे।
तुलसी काशी में रहने लगे। उसके नीचे लिखेंगे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना, तुलसीदास ने रामचरितमानस, जब लिखिएगा एक हरा उद्धरण चिन्ह लगा दीजिएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना स्वांता सुखाय के उद्देश्य से की। स्वांतः सुखाय के उद्देश्य से की। स्वांता सुखाय के उद्देश्य से की, पूर्ण विराम। दूसरी लाइन से तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन, नोट करते रहेंगे भैया, आप नोट्स लिखा रहे हैं आप लोग को। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के, रामचरितमानस से करा, रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। और एक पंक्ति लिखेंगे, पंक्ति है, लिखिएगा कीरत भनित, कीरत भनिति, कीरत भनिति भूति भली सोई, भूति भली, कीरत भनित भूति भली सोई, कीरत भनित भूति भली सोई। उसी नीचे सोरसर, सोरसर सम सब, सम सब, सम सब काहित होई। कीरत भनित भूति भल सोई, सुरसर सम सब काहित होई। लिख पाए? तुलसीदास की इस पंक्ति में तुलसीदास, रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास के इस पंक्ति में, इस पंक्ति में लिखिए, तुलसीदास के इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? नंबर 1 स्वांतः सुखाय, नंबर 2 लोकमंगल, लोकमंगल, नंबर 3 यश की प्राप्ति, नंबर 4 धनार्जन। तो ये आप लगाएंगे, दूसरा विकल्प सही होगा। ये प्रश्न 2 बार प्रवक्ता में पूछा गया है। पीजीटी 2005 के विज्ञापन में आया और पीजीटी 2011 में भी, 10 में भी प्रश्न पूछा गया, वही रिपीट किए हैं।
तो ये सब ध्यान दीजिए, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस रचना करने उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे स्वांता सुखाय। और जब पूछा जाए कीरत भनित भूत भल सोई सुर सर सम सब काहित होई, इस पंक्ति में गोस्वामी जी ने मुख्य का प्रयोजन क्या माने हैं, तुलसी के में कौन सा, तो कहेंगे लोक मंगल। ये 2 बार प्रवक्ता की परीक्षा में चयन बोर्ड ने पूछा है। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं, कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, 7 कांड लगाना है। बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इस तरह के आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं, ये थोड़ा नीचे टिप्पणी लिख लीजिए, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, इसी नीचे लिख लीजिए। देखिए अर्थ नहीं पूछा था भैया, अर्थ आपका कहना है कि अर्थ क्या होगा इसका, तो आप देख सकते हैं। देखिए अर्थ, एक चीज ध्यान दीजिए, कंपटीशन में अर्थ नहीं पूछा जाता है। ये देखिए अर्थ अगर हम बताने लगेंगे तो सिलेबस में दिक्कत आएगी। आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप कभी देखिए किसी कंपटीशन में इसका संदर्भ क्या है, इसका प्रसंग क्या है, इसका अर्थ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, जो परीक्षा को पास करिए उसके लिए फिर हम बताते हैं इंटरव्यू की क्लास में। ठीक है, और जो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रवक्ता की इंटरव्यू या टीजीटी चल रहे थे या चल रहे हैं, टीजीटी में प्रवक्ता खत्म हो गया, कोई पंक्ति सुनाएंगे, ऐसे पूछते हैं। पहले पूछते हैं आपका परिचय क्या है, तो परिचय में लोग नाम बताते हैं, पिता का नाम बताते हैं, जिला बताते हैं। फिर पूछते हैं अच्छा शैक्षिक योग्यता क्या है, तो आपको ऐसे प्रश्न के उत्तर देने हैं कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड जो भी जिसमें हो 2010, फिर कहेंगे इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड 2012 जैसा हो आपका, फिर कहेंगे स्नातक 2004 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या कहेंगे प्रास्नातक 2006 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, फिर कहेंगे बीएड तो 2010 जो है चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, डॉक्टर राम लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद। फिर कहें अच्छा ये बताइए बीएड का फुल फॉर्म क्या है, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो कहिए ये किसका, हिंदी बताइए, शिक्षा में स्नातक। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो अच्छा कहेंगे ठीक है, आप स्नातक में कौन कौन से विषय थे, तो लोग बताते हैं कि अपना हिंदी संस्कृत या जो भी राजनीति शास्त्र रहेगा। फिर कहेंगे आप बीएड कहाँ से किए हैं, तो बीएड कहाँ से किए हैं आप वो बताएंगे अपना, क्योंकि वो कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस। फिर कहेंगे अच्छा क्या पढ़ के आप आए हैं, तो आप ही की तरफ जाता है। तो कोई बताते हैं मैं पूरा पाठ्यक्रम को पढ़ के आया हूँ, कोई कहते हैं भक्त काल पढ़ के आए हैं, कोई कहें ऋत काल पढ़ के आएंगे। तो कहें अच्छा ठीक है, अच्छा भक्त काल में किसी की पंक्ति सुना सकते हैं किसी की, तो कितना आसान है। तो अर्थ में अगर हम उलझेंगे तब तो आप खुद ही कहेंगे कि ये तो बहुत सिलेबस का पूरा होगा, और आज जो चीज़ आएगा मूल चीज़ उसी चीज़ को हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं अर्थ भी बताया जा सकते हैं, लेकिन टीजीटी पीटी क्लास में ऑनलाइन में मैं उचित नहीं समझता अर्थ को बताना, क्योंकि आता ही नहीं है कोई प्रश्न। तो ये प्रश्न आए हैं। और रामचरितमानस में कितने कांड है, 7, कई बार प्रश्न रिपीट कर चुके हैं इस पे जो है। अब ऐसे प्रश्न, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य, तो देखिए पद्मावत तो प्रबंध काव्य है, उसी का भेद है खंड का महाकाव्य। लेकिन अगर पूछे अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य, ऐसी स्थिति में पद्मावत ही लगाएंगे। लेकिन कहें कि अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, तो आप कहेंगे रामचरितमानस। समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर कहा जाए अच्छा रामचरितमानस
कैसी अवधि है, तो कहें संस्कृत अवधि में है, और कहें पद्मावत वो ठेठ अवधि में है। ऐसे भी अंतर बता सकते हैं। नोट देखेंगे। और देखेंगे इसी का आगे भाषा लिखेंगे इसका। देखिए रामचरितमानस कितने कांडों में, 9 में आया है प्रश्न। भाषा जान ही रहे हैं, रामचरितमानस की अवधि है। छंद इनका है दोहा चौपाई। दोहा चौपाई दोनों है। दोहा चौपाई लिख पाए इतना। उसी नीचे लिखिए रामचरितमानस एक आराधन चिन्ह, लोक मंगल का विधान करने वाला। रामचरितमानस लोक मंगल का विधान करने वाला हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। आप सभी लोग कितने लोग क्लास हमारे कर रहे हैं मॉर्निंग में, बताएंगे कोई? आप सभी लोग कितने लोग क्लास कर रहे हैं मॉर्निंग में? 100। बहुत कम लोग क्लास कर रहे हैं, यानी 100 लोग अब्सेंट हैं हमारे क्लास में। मान के चलिए 100, 250, 100 लोग क्लास में। भैया ध्यान देंगे भैया, आप सभी लोग जितने भी, चाहे बालक वर्ग हों चाहे बालिका वर्ग, प्रयास करिए रिजल्ट ना खराब करिए। बहुत इतिहास रहा मेरे रिजल्ट में, और रिजल्ट वही दिए हैं जो सामने हमेशा बैठे रहे। अभी आप विश्वास करिए JRF के UGC के रिजल्ट आए हैं। बहुत सारे लोगों ने, लॉकडाउन था, हम पढ़ा भी नहीं पाए थे, कुछ पार्ट ही पढ़ाए थे, उसके बावजूद भी नेट JRF की भरमार हुई। कई लोग JRF परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं, नए लोग फाइट किए हैं। आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में क्लास भी नहीं चले, कुछ ही महीना पढ़े थे वो लोग, उसके बावजूद भी JRF परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं। तो ये छोटी बात नहीं होती, लेकिन वो रेगुलर थे हमेशा। अगला पॉइंट लिखिए मुझे, रामचरितमानस का अंगिरस। उस नीचे यही लिखिए प्रमुख रस। प्रमुख रस कहिए या ब्रैकेट में अंगिरस। प्रमुख रस या अंगिरस। शांत रस। शांत रस। जब पूछा रामचरितमानस का प्रमुख रस क्या, तो कहेंगे शांत रस, या अंगिरस कहें तो शांत रस। देखिए उसमें कई रसों का प्रयोग किया है, समझ सकते हैं। अगर बालकंड का चित्रण गोस्वामी जी ने किया तो वात्सल रस होगा, लेकिन पूरे रामचरितमानस का प्रमुख रस या अंगिरस तो शांत रस। और छंद कहेंगे तो दोहा। चौपाई भी है, बहुत सारे छंद का वर्णन है, और इसमें मात्रिक और बड़ी छंदों का भी प्रयोग किया गया है। लेकिन जो प्रमुख छंद है उनका है दोहा चौपाई, और इनके रस प्रमुख शांत रस हैं। ठीक है। शैली लिखेंगे रामचरितमानस की शैली। दोहा चौपाई। दोहा चौपाई। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे
रामचरितमानस की टीका, दूसरी लाइन से, रामचरितमानस की टीका अयोध्या के बाबा रामचंद्र दास ने लिखी। रामचरितमानस की टीका अयोध्या के बाबा रामचंद्र दास ने लिखी। फिर लिखिएगा, गियर्सन ने, जॉर्ज गियर्सन ने तुलसीदास को, उसे नीचे, जॉर्ज गियर्सन ने तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा। सबसे बड़ा लोकनायक कहा, पूर्ण विराम। फिर पूर्ण विराम, उसी नीचे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को भारतवर्ष का लोकनायक कहा है। भारतवर्ष का लोकनायक कहा है। कभी कभी ऐसे भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसका है, तो कहेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन है सब कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे सवाल पूछते रहते हैं परीक्षाओं में। फिर लिखेंगे, गियर्सन ने रामचरितमानस को, गियर्सन ने, जॉर्ज गियर्सन वही, रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल कहा है। उत्तर भारत की बाइबिल कहा है। उत्तर भारत की बाइबिल कहा है। फिर देखिए, स्मिथ के अनुसार, स्मिथ के अनुसार, स्मिथ के अनुसार तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। स्मिथ के अनुसार तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे। फिर लिखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का, जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, अपार धैर्य लेकर आया हो। पूर्ण विराम। अपार धैर्य लेकर आया हो। अब वही कवितावली हेडिंग लिख लीजिएगा, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। इसमें नोट करेगा, कवितावली ग्रंथ में इसकी रचना कवित्त सवैया शैली में हुई है। इसकी रचना कवित्त सवैया शैली में हुई है। इसकी रचना कवित्त सवैया शैली में हुई है। पूर्ण विराम। इसे तुलसीदास की अंतिम कृति माना जाता है। इसे तुलसीदास की अंतिम कृति माना जाता है, कृति माना जाता है। इसमें राम कथा का वर्णन है।
इसमें राम कथा का वर्णन है। इसमें भी 7 कांड हैं। इसमें भी 7 कांड हैं। वस्तुतः तुलसी ने कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। वस्तुतः तुलसी ने कवितावली आदि में मुक्तकों में कथा कही है। फिर अगला हेडिंग गीतावली। गीतावली, इसमें भी 7 कांड है, लिख लीजिए ब्रैकेट में। 7 कांड इसमें भी है। 7 कांड इसमें नोट करेंगे। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की है। सूरदास जी के अनुकरण पर की है। अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। बाल लीला के कई एक पद बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं। केवल इसमें राम और श्याम का अंतर है। केवल इसमें राम और श्याम का अंतर है। पूर्ण विराम। इसमें मंगलाचरण नहीं है। इसमें मंगलाचरण नहीं है। इनकी शैली गीति काव्य है। इनकी शैली जो थी, शैली गीति काव्य है। इनकी शैली गीति काव्य है। पूर्ण विराम। इसमें वात्सल रस का, एक मिनट, ऐसा नहीं लिखिए। गीतावली में राम के बाल रूप की झांकी, गीतावली में राम के बाल रूप की झांकी अंकित करते हुए वात्सल रस का सुंदर विधान किया गया है। वात्सल्य रस का सुंदर विधान किया गया है। वात्सल्य रस का सुंदर विधान किया गया है। लिखेंगे दोहावली। दोहावली में लिखेंगे, इसमें 573 दोहे हैं। इसमें 573 दोहे हैं। इसमें तुलसी ने राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया है। इसमें तुलसी ने राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया है। राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया है। पूर्ण विराम। अब लिखिएगा विनय पत्रिका। जो प्रमुख ग्रंथ है इन्हीं की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। भाषा जारी रहे ब्रज है, नोट करिए। इसमें 279 पद हैं। इसमें 279 पद हैं। 279 पद हैं। पूर्ण विराम। इस ग्रंथ का प्रधान रस शांत रस है। इस ग्रंथ का जो प्रधान रस है शांत रस है।
शांत रस है। विनय पत्रिका कोई कथा नहीं है। विनय पत्रिका कथा उदाहरण चिन्ह कोई कथा नहीं है। वरन इष्ट देव के प्रति, वरन इष्ट देव के प्रति, इष्ट देव के प्रति भक्त की आराधना है। भक्त की आराधना है। पूर्ण विराम। विनय पत्रिका प्रारंभ हुई है। विनय पत्रिका चिन्ह प्रारंभ हुई है श्री गणेश वंदना से। विनय पत्रिका प्रारंभ हुई है श्री गणेश वंदना से। गाइए गणपति जगवदन। गाइए गणपति जगवदन। पूर्ण विराम। दूसरा लाइन से विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना। विनय पत्रिका का उदाहरण चिन्ह विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसी ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की। राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की। अब लिखिएगा बरवे रामायण। इसमें भी 7 कांड है, इसमें नोट करिएगा। इस ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। इसमें प्रयुक्त छंद वही हैं जो रहीम के ग्रंथ बरवे नायिका भेद में हैं। अगला ग्रंथ कृष्ण गीतावली, ये भी इंपॉर्टेंट है। आया था कृष्ण गीतावली किसकी रचना? पीजीटी 2011 में ये प्रश्न बन चुका है, इसमें नोट करिएगा। इसकी रचना गोस्वामी जी ने वृंदावन यात्रा के अवसर पर की थी। इसकी रचना गोस्वामी जी ने वृंदावन यात्रा के अवसर पर की थी। एक प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी 4 में नोट करेंगे उसको। नोट करेंगे इसको। भक्ति काल के किस कवि ने भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर
संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। नंबर 1 जायसी, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 तुलसीदास, नंबर 4 नंददास। किस पे लगाएंगे? तुलसीदास पे लगाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, इसी में हमको एक चीज पढ़ना है कि नाभादास कौन है। देखिए, नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और जो नाभादास थे इनकी भी भाषा ब्रज थी। बताया जाता है एक बार नाभादास जी गोस्वामी जी से मिलने काशी गए और उसमें गोस्वामी जी जो है ध्यान में थे और नाभादास जी मिल नहीं सके क्योंकि वृंदावन में उनको वैष्णव का भंडारा था, उसमें उनको शामिल होना था और वृंदावन चले गए। और गोस्वामी जी को जब ध्यान आया कि लग रहा है नाभादास जी मुझसे मिलने आए थे, वो बिना बताए वृंदावन चले गए और उस भंडारे में शामिल हो गए। वहाँ खीर परोसी जा रही थी और उनको कोई पात्र नहीं मिला और बहुत खराब जगह जाके बैठ गए और वहाँ पे जाके जब खीर परोसी जा रही थी उस भंडारे में और नाभादास जी जान गए, लेकिन वो जानबूझ करके अनदेखा कर दिए। तो क्या कि एक साधु का जूता ले आए। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा और पात्र मेरे लिए क्या हो सकता है, और नाभादास जी देख ही रहे थे, फिर उनको गले लगा लिए। ये मैं क्यों बताया कि वो बहुत समकालीन थे, गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन नाभादास जी थे। और नाभादास जी की भाषा ब्रज है, वहीं गोस्वामी तुलसीदास की काव्य की भाषा अवधी ब्रज दोनों है। तो इनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, भक्तमाल, और इनकी जो कीर्त का स्तंभ है, आधार है, वो भक्तमाल ही है, जिसमें 200 भक्तों का चित्रण किया गया है उस ग्रंथ में। उसके अलावा अष्टयाम है। तो अष्टयाम जो ग्रंथ है वो इसमें भगवान राम की दिनचर्या का चित्रण नाभादास जी ने किया है। ये भी भाषा ब्रज है। अष्टयाम बहुत पूछा था प्रश्न, अभी प्रवक्ता 2013 के विज्ञापन में आया था कि भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन नाभादास की किस ग्रंथ में, या भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो अष्टयाम उन्होंने विकल्प रखा एक। तो प्रश्न विवादित इसलिए हो गया क्योंकि जो है उन्होंने नहीं क्लियर किया कौन सा अष्टयाम, क्योंकि अष्टयाम नाम से अग्रदास की भी रचना है, नाभादास की भी रचना है, रसखान की भी रचना है और देव की भी रचना है अष्टयाम। तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा विवादित होने लगा। तो ऐसी स्थिति में जो है प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो उसको एफ कर दिया जाता है चयन बोर्ड द्वारा, फॉल्स कर देते हैं उसको। अब देखेंगे तो आपके राम भक्त कवियों में ईश्वरदास, नाभादास, अग्रदास और गोस्वामी तुलसीदास, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। आपको भी साक्षात्कार देना है जब परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे प्रवक्ता। देखिए, मेरे नोट्स के अलावा, मेरे लेक्चर के अलावा अगर आप किताबों का सहयोग लेंगे तो इन किताबों का कौन सा सपोर्ट लेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा करेंगे और हिंदी साहित्य और संवेदना का डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी पढ़ते रहेंगे। जब दोनों किताब
पढ़ लीजिएगा फिर बताएंगे, ठीक है। सब नहीं पढ़ पाएंगे साथ में, और शुक्ल की कई बार पढ़ी किताबों। और व्याकरण में डॉक्टर वासुदेवन प्रसाद की जो किताब है आधुनिक हिंदी व्याकरण रचना पर्याप्त है। उसी तरह भाषा विज्ञान में भी जो हम लोग टॉपिक लिखाएंगे पर्याप्त होगा आपके लिए, लेकिन तब भी हिंदी भाषा डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी को जरूर पढ़ेंगे। काव्यशास्त्र के लिए भी जो है प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह, जिसमें पाश्चात्य आलोचना करके दिया है, पाश्चात्य भी दिया है, आलोचना भी दिया है, काव्यशास्त्र भी दिया है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आलोचना करके प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह, ये किताब बहुत ही अच्छी है आपके लिए। और संस्कृत साहित्य में मेरे ही नाम से, एस एल वर्मा के नाम से, TGT-PT के अंतर्गत संस्कृत साहित्य एस एल वर्मा, ये किताब पर्याप्त है आपके लिए। उसी तरह संस्कृत व्याकरण में इंटरमीडिएट, जो जिसमें संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाता है, जहाँ रूप धातु विभक्तियाँ हैं, संधि है, समास है, अनुवाद है, वो किताब आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है, यूपी बोर्ड की किताब है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ना और साल पेपरों को देखते रहना है। शिल्पी ले लीजिए, TGT-PT, और इसके अलावा आप जो है UGC के भी साल पेपर ले लीजिए। इस तरह के आपके प्रश्नों को पढ़ने से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न को सॉल्व करते हुए हमारे व्याख्या को पढ़ते रहिए। तो कोई क्वेश्चन किताबों में लीजिए, बहुत टेंशन मत लीजिए, कुछ विवादित हो सकते हैं, लेकिन नोट्स आपका व्यवस्थित होगा। इस पे बहुत आपको हाँ, प्रश्न पत्र हो सकता कुछ गलतियां भी हों, तो जैसे नोट्स पढ़ रहे हैं हम कुछ क्वेश्चन को बताते चल रहे हैं जो विवादित होंगे, और जो बताया जाएगा बहुत ही सही बताएगा। आप समझ सकते हैं गलती होने की बहुत कम चांस है, कि बहुत ही चूँकि ऑनलाइन हम लोग हैं, आपको लाइव क्लास दे रहे हैं, पेड क्लास दे रहे हैं, ऐसा नहीं जो चीज़ बोलेंगे वो कह देंगे। सोच समझ के ही आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, विश्वास पे आप पढ़ाई करेंगे, और गलत भी हो गया मान लीजिए तो वो नहीं आएगा, क्योंकि रामचरितमानस नहीं गलत होगा। रामचंद्र का नहीं कह देंगे कि सूरदास का है, केशव का ही है। कवितावली नहीं कह देंगे कि तुलसीदास का नहीं है, साकेत मैथिली शरणगुप्त का है। तो आपके रिवीजन का देखा जाए, बहुत सारी चीज़ें हम रिवीजन करा सकते हैं। आगे ही बताएं अभी कि आप इसके आगे रीतकाल पढ़ेंगे, क्योंकि राम काव्य तुलसीदास कंप्लीट हो गए, बहुत छोटा सिलेबस अब है, और इसमें अष्टापिक हम लोग को पढ़ना है, और जिसमें सूरदास को विशेष ध्यान देना है, और उसके बाद नंददास। और भक्ति काल पे सिलेबस आगे हमारे बहुत जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बाद रीतकाल हम प्रारंभ कर देंगे। तो जैसे रीतकाल हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, हम पढ़ा नहीं रहे, रीतकाल बता रहे हैं। नामकरण पढ़ना है, समय सीमा जानना है, प्रमुख कवियों को जानना है, उनकी रचनाओं को जानना है, वो रचना कैसी है, रीतबद्ध कौन है, रीत सिद्ध कौन है, रीतमुक्त कवि कौन है, पंक्तियाँ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो है जिस रीतकाल है, तो कठिन काव्य के प्रेत रीतकाल में कौन है, केशवदास। रामचंद्र का उनकी जो रचना है केशव की, छंदों का जायघर कहा गया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। फुटकर कविताओं का संग्रह पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कहा। 39 प्रकाशों में विभक्त है, 125 प्रकार के छंदों का वर्णन है उसमें। और केशव की और भी रचनाएं हैं, कब प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जयचंद्र का, वीर सिंह देवचरित और रामचंद्र का। इस तरह देव के भी है भाव विलास, भावने विलास, रस विलास, कुशल विलास, जात विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुजान विनोद आया था प्रवक्ता में। सुजान विनोद किसकी रचना, देव। भाव विलास भी आ चुका है प्रवक्ता में। देव किस जिले के थे, इटावा के भी प्रश्न TGT 2009 में प्रश्न आ चुका है। इस तरह पद्माकर, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध 50 आया था अभी पिछले साल, किसकी रचना, पद्माकर का। ऋतुवर्णन के लिए ऋतकाल में कौन जाने गए, सेनापत। प्रकृति चित्रण भी पूछे, सेनापत। कवित रत्नाकर किसकी है, सेनापत। काव्य कल्पद्रुम किसकी है, सेनापत। घनंद, सुजान सागर, घनंद को अमर करने वाले कृत माने गए। विरह लीला, कोकसा, रस की बल्ली, इश्क लता, सुजान हित प्रबंध, सब घनानंद की रचना है।
बोधा का बिरह वारिस इसके नामा है, आलम का आलम केल है, द्विजदेव जो मान सिंह थे, श्रृंगार बत्तीसी श्रृंगार लतिका इनकी रचना है, ठाकुर का ठाकुर ठसक ठाकुर शतक है, बिहारी का बिहारी सत्सई मात्र ग्रंथ है, जो ब्रज भाषा में 719 दोहे हैं। इस साल प्रवक्ता में आया कि बिहारी सत्सई में अनुमानता कितने दोहे, तो अगर 7000, 8000, 700 ऐसे दिए हैं तो 700 लगाएंगे विकल्प में, क्योंकि 719 था ही नहीं, तो 8000, 9000, 7000, 700 तो 700 लगाएंगे, 7000 नहीं लगाएंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न। भूषण है, वीर रस में रचना करते थे, तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, 6 साल दशक, और अन्य में है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। तो आप समझ सकते हैं कि ऋतकाल भी हम लोग के लिए बहुत 5 से 6 सवाल आते हैं। ऋतकाल को ऋतकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ऋतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, ऋतकाल को अलंकृत काल मिश्र बंद ने कहा, ऋतकाल को कलाकार रमाशंकर शुक्ल रसायन ने कहा, ऋतकाल जॉर्ज गियर्सन ने कहा। उसी को धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ऋतकाल को ऋतकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऋतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऋतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्रबंध। ऋतकाल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऋतकाल को ऋतकाव्य किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन। समझ सकते हैं? इतने है, उसी में से पूछेंगे। और शुक्ल के अनुसार पूछें समय क्या है, तो संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक इनका समय माना गया है। तो आपको सुबह सुबह क्लास बहुत अच्छा लग रहा होगा। और देखिए, मैंने ऋतकाल के भी कुछ अभ्यास करा दिया आपको। आधुनिक काल में महाकाव्य कौन कौन है? प्रिय प्रवास है हरिओद का, 17 सर्ग है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कहा गया। वैदेही वनवास खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य कहा गया है। खड़ी बोली हिंदी का दूसरा महाकाव्य कहा गया है वैदेही वनवास को, जिसमें 18 सर्ग हैं। साकेत है मैथिली शरण गुप्त का, जिसमें 12 सर्ग हैं, और 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन है। सबसे मार्मिक सर्ग यही माना गया है। आया था प्रश्न TGT 13 में कि साकेत का कौन सा मार्मिक सर्ग माना गया? 9वां सर्ग। कामायनी जयशंकर प्रसाद का जो 15 सर्गों में है, 15 सर्ग है। इस साल आया था कितने सर्ग हैं कामायनी में, जिसमें मनु, ईड़ा, श्रद्धा प्रमुख पात्र है। श्रद्धा हृदय के प्रतीक, ईड़ा बुद्धि के प्रतीक, मनु मन के प्रतीक, उनके पुत्र कुमार मानव के प्रतीक। फिर क्या अवधी भाषा में महाकाव्य बताइए? तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। प्रथम कहने के बाद कि अवधी भाषा प्रथम महाकाव्य बताइए, तो कहेंगे आप जो है जैसे का पद्मावत, बड़े प्रबंध काव्य है। अगर ऐसे सवाल पूछें अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो कहेंगे पद्मावत, 57 खंडों में है। कहें अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? कहें रामचरितमानस जो 7 कांडों में है, अवधी भाषा में है। कहें हिंदी प्रथम महाकाव्य बताइए, कहे पृथ्वीराज रासो, वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, चंद्रबरदाई का। हिंदी प्रथम महाकवि कौन है? कहेंगे चंद्रबरदाई हैं। सोच पा रहे हैं? ऐसे ऐसे प्रश्न। कहीं छायावाद में भी कोई महाकाव्य लिखे? हाँ, कह दीजिए। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी भी लिखा है, और पंत ने लोकायतन भी महाकाव्य के कोट में आता है। तो आप सभी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, इसके साथ किताबों का अध्ययन करेंगे। और अभी तो आधुनिक काल पाठ आएगा, बताएंगे कहाँ UGC के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ JRF के बनते हैं, उसको भी बताएंगे आपको। ठीक है? और जो पार्ट आप पढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कुछ आपके टेस्ट की भी तैयारी में लगे हुए हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि कल टेस्ट करवाए जाएंगे आपके। आप लोग पढ़ के टेस्ट देने का प्रयास करिएगा, उसके उत्तरमाला भी देंगे। तो चूँकि अब आज का क्लास इतना ही रहेगा, और कल शाम के क्लास मैंने नहीं ले पाया, कुछ व्यवधान आ गए, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि आज के क्लास होंगे आपके व्याकरण में। और मैं 2 पार्टों को पढ़ा रहा हूँ। शाम को व्याकरण 8:30 बजे से 9:30 तक ये टाइम होगा मेरा। 2-4 10 मिनट इधर उधर होगा, ठीक है? उसके लिए निराश नहीं होंगे आप। हम लोग के समय के अनुसार अपने आप को मैनेज कर लीजिए। और जो साहित्य के क्लास अभी वर्तमान में आपके चल रहे हैं 6 से 7, 6:15 तो 7:15 टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा।
2-2 घंटा अगर पढ़ाया जा रहा है, 1.5 घंटा कम नहीं है आप लोग के 2-2 क्लास, और 2-2 पार्टों को लेकर चला जा रहा है। शायद ही कोई क्लास 2-2 पार्ट आपको दिया जा रहा होगा। हम लोग के ऑफलाइन में भी यही नियम है, 2-2 पार्ट पढ़ाते हैं, और एक पार्ट छोटा, चाहे जो व्याकरण होगा थोड़ा 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 टच में रखेंगे आपको, रिजल्ट हम लोग के मुट्ठी में होंगे, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा, विश्वास करिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रयास करिए, आप लोग समय निकालिए, रेगुलर 6 बजे बैठने का प्रयास करिए। अगर आप नौकरी भी करते होंगे पार्ट टाइम जॉब, तो विश्वास करिए 10 बजे सोगा, 9 बजे सोगा, क्लास जरूर करिए, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। और जो भी बताएं नोट किया करते रहिए, लिखते पढ़ते रहिए। ऑफलाइन में बहुत लोग लिखते रहते हैं, उसी का फ़ायदा मिलता है। पढ़ाई मतलब लिखना पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं। समझ पा रहे हैं? भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, भर्ती फाइनल होगी और सिलेक्शन जरूर होगा आप लोग का, पढ़ते रहेंगे। जो आपकी कमियां हैं उसको सुधारने का प्रयास करिए। प्रश्न पत्रों पे ज़्यादा जोर देंगे, जानेंगे कैसे पूछा गया। ठीक है, तो आज हमारे क्लास इतने ही रहेंगे, और बीच बीच में आप लोग को मोटिवेशन करते रहेंगे। ठीक है, शुभ प्रभात।